हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आज है 29 अप्रैल 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो गाइज, इस लेक्चर में हम डेली 5 वर्ड्स को लर्न करते हैं जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए सफिशिएंट होता है। ये लेक्चर डेली मॉर्निंग में सुबह में 6 बजे इस लेक्चर को अपलोड कर देती हूँ। ये लेक्चर आप सभी को बाइलिंगुअल मिलता है, हिंदी प्लस इंग्लिश में। सो लेट्स स्टार्ट गाइज। ओके, सो आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है जय हिंद जय भारत। ओके गाइज, थॉट ऑफ द डे है गाइज आज का, ओपन अ बुक, अनलॉक योर माइंड एंड लेट द पावर ऑफ वर्ड्स इंस्पायर यू। ओके, तो ये इतना प्यारा सा थॉट लगा मुझे, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो इस थॉट के साथ हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन। जैसे कि आज है 29 अप्रैल 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो गाइस, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को उससे कहना चाहती हूँ कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि जो भी मेरी वीडियोस आए वो आप तक पहुंच जाए। ओके, अब स्टार्ट करते हैं सेशन। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में किस देश का रिसर्च रॉकेट गलती से नॉर्वे में लैंड हो गया है? देख रहे गाइस, रिसेंटली विच कंट्रीज रिसर्च रॉकेट हैज एक्सीडेंटली लैंडेड इन नॉर्वे? तो रिसर्च रॉकेट गलती से जो है नॉर्वे में लैंड हो गया है, वो किस देश का है? तो वो है स्वीडन का। स्वीडन का है रिसर्च रॉकेट जो कि गलती से नॉर्वे में लैंड हो गया है। ओके, अब बात करेंगे यहाँ पे स्वीडन स्पेस कॉर्प द्वारा सोमवार यानी कि ये जो है सोमवार तड़ाके उत्तरी स्वीडन के स्वीडन के एजेंसी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। एक रिसर्च रॉकेट अचानक खराब हो गया है और पड़ोसी देश नॉर्वे के अंदर 15 किलोमीटर यानी कि 9.32 मील दूर जा गिरा है। एसएससी यानी स्वीडन स्पेस कॉर्प ने बयान दिया है और कहा है कि रॉकेट जो है 250 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचा और शून्य गुरुत्वाकर्षण में प्रयोग किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, हाल ही में स्वीडन का जो रॉकेट है वो गलती से नॉर्वे में जाके गिर गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में किस कंपनी ने नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का दर्जा मिला है? विच कंपनी हैज रिसेंटली गॉट द स्टेटस ऑफ नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस? सो गाइस, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन सी, यानी रेल विकास नगर निगम जो है वो नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का उसे भी दर्जा मिल गया है। ओके, अब यहाँ बात करेंगे नवरत्न कंपनीज इन इंडिया। कितनी कंपनीज है नवरत्ना की इंडिया में? तो भारत सरकार ने हाल ही में रेल विकास निगम लिमिटेड के नवरत्न का दर्जा दिया है। अभी तक यह सरकार की मिनी रत्न श्रेणी की कंपनी थी। नया दर्जा इसे 26 अप्रैल 2023 को दिया गया है। रेल विकास निगम लिमिटेड रेलवे मंत्री की कंपनी है, जो कि कंपनी का साल 2021-22 में कुल टर्नओवर जो है उसका 19,381 करोड़ रुपए और नेट प्रॉफिट की बात करूं अगर मैं यहाँ पे, नेट प्रॉफिट कितना रहा था रेल विकास निगम को, तो वो कितना रहा था 1,087 करोड़, यानी कि 1,087 करोड़ जो है इसकी नेट प्रॉफिट रहा है। नवरत्न का दर्जा पाने वाला यह देश का 13वां केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र निगम है। ओके गाइस, तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे रेल विकास निगम लिमिटेड जो है वो देश का 13वां नवरत्न का दर्जा पाने वाला कंपनी बन गई है। ओके, अब बात करेंगे भारत के कुल कितने महारत्न कंपनियां हैं? तो आपको पता होना चाहिए, अब से पहले कितनी थी, 12 महारत्न कंपनियां हुआ करती थी, लेकिन अब कितनी हो गई हैं? कुल 13 हो गई हैं। तो फर्स्ट कौन सी रही है? तो हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, तो याद रखिएगा हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है।
सेकंड रही थी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन है, वहीं कोल इंडिया लिमिटेड है, गेल इंडिया लिमिटेड है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। सेवंथ पे है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 8th पोजीशन पे है एनटीपीसी लिमिटेड। 9th पोजीशन पे है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 10 नंबर पे है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। 11 नंबर पे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। 12th नंबर पर है आती है यहाँ पे ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। यानी भारत की अब कुल मिलाकर 13 कंपनियां बन गई हैं। तो ये सभी बातों को आप याद रखिएगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ कंपनी लिमिटेड भी शामिल है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में महिला सम्मान बचत पत्र योजना किसने शुरू की है? Who has recently launched महिला सम्मान बचत पत्र योजना? तो व्हाट इज महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट? तो आपको पता होना चाहिए कि ये महिला सम्मान बचत पत्र योजना किसने शुरू की है। तो ये क्या है? ऑप्शन सी इज करेक्ट है, यानी स्मृति ईरानी जी ने महिला सम्मान बचत पत्र योजना की शुरुआत की है। अब यहाँ बात करेंगे हम संसद मार्ग प्रधान डाकघर। ओके, स्मृति ईरानी ने महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र खाता खोला है। मंत्रालय किसके अधीन आएगा? ये तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। लॉन्च कब किया गया है? इसे 2023 में किया गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आगे आने वाले सभी एग्जाम में ये पूछे जाएंगे क्वेश्चन, तो आपको अभी से ही याद कर लेना है, सिर्फ एक बार रिवाइज करना होगा, ठीक है। अभी ध्यान से पढ़ लीजिए। ओके, नेक्स्ट है कि इसके कार्यान्वयन निकाय कौन है? तो बैंक और डाकघर है। उद्देश्य क्या है इसका? तो ये इसका उद्देश्य रहेगा महिलाओं के बीच निवेश को बढ़ावा देना, ताकि महिलाएं भी अपनी बचत करें और फिर बाद में उससे क्या करें? निवेश करें। तो मेन मोटिव क्या रहने वाला है? महिलाओं के बीच निवेश को बढ़ाना है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, ठीक है। लाभार्थियां कौन होंगी इसकी? तो महिलाएं होंगी, क्योंकि महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र है, ठीक है। पात्रता मापदंड की बात करें तो खाता एक महिला द्वारा अपने लिए या नाबालिग लड़की की ओर से अभिभावक द्वारा खोला जा सकता है। तो जो ये खाता खोला जाएगा महिला सम्मान बचत, तो इसके सिर्फ महिला खोल सकती है और उसकी एक नाबालिग बेटी हो तो उसके नाम पर खोला जा सकता है ये खाता। वही है महिला सम्मान बचत पत्र योजना का उद्देश्य महिलाओं के बीच निवेश को बढ़ावा देना है। तो ये बातें सभी आप याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के स्वास्थ्य मंत्री ने देश की पहली गर्भपात गोली को मंजूरी दी है? रिसेंटली विच कंट्रीज हेल्थ मिनिस्टर हैज अप्रूव्ड द कंट्रीज फर्स्ट अबॉर्शन पिल? तो गाइस करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि जापान के स्वास्थ्य मंत्री हैं जिन्होंने देश की पहली गर्भपात गोली को मंजूरी दी है। ओके, जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय के एक पैनल ने देश की पहली गर्भपात गोली को मंजूरी दी है, जो दशकों के बाद जब एक अन्य देशों ने गर्भपात दवाओं को व्यापक रूप से उपलब्ध कराने के बाद महिलाएं संबंधी अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं भारतीय फार्मास्यूटिकल लाइन फार्म द्वारा निर्मित एम्फिजोपैक एक गर्भपात गोली को स्वास्थ्य श्रम कल्याण मंत्रालय के एक वकील के अनुसार मंजूरी दे दी गई है। तो ये बात याद रखिएगा कि हाल ही में किस देश में पहली गर्भपात गोली को मंजूरी दी गई है? तो जापान देश में दी गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आप सभी के सामने फिफ्थ, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? रिसेंटली विच कंट्री इंडिया हैज अनाउंस्ड टू सेट अप नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर? तो गाइस करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी यूके और भारत ने मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा कर दी है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे भारत और यूनाइटेड किंगडम। अब बात करेंगे यहाँ पे इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट है। तो भारत और यूनाइटेड किंगडम ने भारत यूके नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने के लिए सहमत हुए हैं। यह केंद्र दोनों लोगों के हितधारकों और निवारीकरणीय स्रोतों के रूप में विनिर्माण प्रक्रिया परिवहन प्रणाली और हरित हाइड्रोजन के डिकार्बोनाइजेशन
जैसे क्षेत्रों का एक साथ काम करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। तो भारत और यूनाइटेड जो है किंगडम, भारत यूके नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर के लिए सहमत हुए हैं। तो वह मिलकर ये सभी कार्य को करने वाले हैं। वहीं यूनाइटेड किंगडम के मंत्री हैं जॉर्ज फ्रीमेन उपस्थिति में भारत यूके के विज्ञान और नवाचार परिषद की बैठक में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसकी घोषणा की है। भारत अपनी असाधारण तकनीकी और नवाचार के संचालित एक आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अगर बात करें, भारत निर्धारित समय अवधि के भीतर अपने जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी प्रतिबंधित होगा। तो ये सभी बातें की गई हैं नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर के समय। ऊर्जा दक्षता और नवीनीकरण ऊर्जा केंद्रीय स्तंभ है। ठीक है, जो इसका जो मेन जो इसमें जो पिलर है वो रहने वाला है ऊर्जा दक्षता और नवीनीकरण ऊर्जा केंद्रीय जो है यहाँ पे स्तंभ है। ओके, अब बात करेंगे यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम से रिलेटेड। तो यूनाइटेड किंगडम क्या है? ये ग्रेट ब्रिटेन में उत्तरी आयरलैंड को शामिल करने से यूनाइटेड किंगडम कहलाता है। तो याद रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि यूनाइटेड किंगडम हम किसे कहते हैं? जिसमें ग्रेट ब्रिटेन शामिल हो और उत्तरी आयरलैंड। अगर ग्रेट ब्रिटेन एंड उत्तरी आयरलैंड जब शामिल हो जाते हैं तो हम उसी को ही क्या बोलते हैं? यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। अर्थात यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन होगा? इंग्लैंड होगा आपका, ओके, वेलेंस, स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड, ये मिलकर एक बड़ा साम्राज्य बनाते हैं। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। तो यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन से आते हैं? तो यहाँ पे आते हैं यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड। ओके, इंग्लैंड की महारानी यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन दोनों की प्रमुख है। यूनाइटेड किंगडम ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। तो ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, इस बात को जरूर याद रखिएगा। काफी लोगों में इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो आप सभी को आज से याद रहेगा कि यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन से देश शामिल है। तो ये साम्राज्य बनाते हैं एक बड़ा, जो कि है यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड, और इसकी राजधानी क्या होगी? लंदन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जो कि 6th क्वेश्चन है। हाल ही में स्मोक एंड एसेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आप लोग समझ गए होंगे इस इमेज को देख के, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि ये इमेज किन की है। Who has recently written the book Smoke and Ashes? Okay, so guys, स्मोक एंड एसेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आप सभी को इमेज देखते ही पता चल गया होगा। तो अमिताभ घोष ने लिखी है इस पुस्तक को। अमिताभ घोष की नई नॉन फिक्शन किताब है स्मोक एंड एसेस, आ राइट्स जर्नी थ्रू स्मोक एंड एसेज आर राइट्स जर्नी थ्रू ओपिनियंस हिडन हिस्ट्रीज, जो कि 15 जुलाई 2023 को हार्पी केलिंस 4th स्टेट द्वारा प्रकाशित की जाएगी, जो कि 2005 से लेकर 2015 के बीच की अपने उपन्यासों की एक त्रयी लिखते समय किए गए घोष के व्यापक शोध के आधार पर स्मोक एंड एसेज अफीम के छपे हुए इतिहास के साथ लेखक के जुड़ाव पर एक व्यक्तिगत नजर डालता है। ओके गाइज, अब बात करेंगे यहाँ पे अमिताभ घोष के बारे में। तो वह एक प्रसिद्ध लेखक हैं, जो कि कोलकाता में इनका जन्म हुआ है। भारत और बांग्लादेश और श्रीलंका में पले बड़े हैं। तो ये याद रखिएगा सभी कि अमिताभ घोष जो हैं कहाँ के हैं? तो कोलकाता के हैं। इनके ये जो पले बड़े हैं भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका में। इन्होंने द शैडो लाइन्स, द ग्लास पैलेस, द हैंग्री टाइड, गन आइलैंड, द नेटमेगर्स कोर्स, जंगल नामा, द लिविंग माउंटेन सहित कथा साहित्य की कई प्रसिद्धियां रचना लिखी है। तो ये इनके कुछ प्रसिद्धियां थी, ओके, जो कि जिन्होंने अमिताभ घोष ने इनकी रचना की है।
इनकी रचनाओं में 30 से अधिक भाषाओं का अनुवाद किया गया है, जिससे वे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त लेखक बन गए हैं। 2019 में अमिताभ घोष को भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान दिया गया है, वहीं ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। यह मान्यता प्राप्त करने वाले वह पहले अंग्रेजी भाषा के लेखक बने हैं। तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि अमिताभ घोष जी को कौन सा सम्मान मिला है। तो भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान भी दिया गया है 2019 में, और ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है अमिताभ घोष जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस राज्य सरकार ने तीन नए संरक्षण अभयारण्य की घोषणा की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड 3 न्यू कंजर्वेशन सेंचुरी? ओके, सो गाइस यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी राजस्थान। राजस्थान सरकार ने 3 न्यू कंजर्वेशन सेंचुरीज का बनाने की यहाँ पे अनाउंसमेंट किया है उन्होंने। ओके, राजस्थान सरकार ने वन विभाग के 3 नए संरक्षण अभयारण्यों की घोषणा की है। राजस्थान के दुर्लभ और लुप्त प्राय जीवों की रक्षा करने के लिए ये 3 नए संरक्षण अभयारण्यों की घोषणा की गई है। अब ये जानने वाली बात है यहाँ पर कि 3 नए वन्य जीव अभयारण्य कहाँ बनाए गए? तो 12 में, सोरसन में। ठीक है, फर्स्ट कहाँ बनाया जाएगा? तो 12 सोरसन में बनाया जाएगा। वहीं जो सेकंड है जोधपुर में खिच्चन बनाया जाएगा। ओके, वहीं यहाँ पे आता है अब थर्ड, जो कि है भीलवाड़ा। क्या है गाइस? भीलवाड़ा में हमीरगढ़ जो है, वहां पर ये 3 अभयारण्यों को बनाया जाएगा। तो ये 3 नाम याद रखेगा, 12 में सोरसन, जोधपुर में खिचन, भीलवाड़ा में हमीरगढ़। 3 नए संरक्षण अभयारण्य घोषित होने के साथ राजस्थान में अब कुल वनों की संख्या कितनी हो गई है? 26 हो गई है। तो कुल 26 जो है नए संरक्षण 26 जो है संरक्षण अभयारण्य, यानी कि वन्य जीव संरक्षण अभयारण्य हो गए हैं राजस्थान के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 64 साल के बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हु हैज रिसेंटली अवॉर्डेड द रेमन मैग्सेसे अवार्ड इंडिविजुअली आफ्टर 64 इयर्स? सो गाइस, ये मिला है सम्मान ऑप्शन ए, यानी कि दलाई लामा जी को दिया गया है। 64 वर्ष की उम्र में उन्हें मिला है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। अब बात करेंगे ये कौन है, तो तिब्बती आध्यात्मिक गुरु हैं जिनका नाम है दलाई लामा को 26 अप्रैल 2023 को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनको यह पुरस्कार तिब्बती समुदाय के लिए संघर्ष करने और तिब्बती संस्कृति को प्रेरणा दिलाने के लिए दिया गया है। एक सेकंड में पेन का कलर चेंज करते हैं। इन्हें इस अवार्ड के लिए 1959 में ही चुन लिया गया था, लेकिन जब चीन की वजह से इन्हें वह तिब्बत से भगाकर भारत आए थे, इस वजह से पुरस्कार लेने नहीं जा सके थे। लेकिन अब वह 64 वर्ष की आयु में रेमन मैग्सेसे की टीम ने इन्हें दलाई लामा को हिमाचल स्थित उनके घर पर यह पुरस्कार देने पहुंची है। दलाई लामा को दिए जाने वाला यह पहला इंटरनेशनल अवार्ड है। तो याद रखिएगा, तिब्बती आध्यात्मिक गुरु हैं दलाई लामा, जिन्हें 26 अप्रैल 2023 को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार इन्हें जो है 1959 में ही दिया जाना था, लेकिन चीन की वजह से ये भारत में भाग के आ गए थे, इसलिए इन्हें ये पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया था। लेकिन इस बार खुद मैग्सेसे की जो टीम है वो खुद इनके हिमाचल प्रदेश के घर पर आई और वहां पे उन्हें ये सम्मान दिया गया। ओके, अब बात करेंगे यहाँ पे धर्मशाला, यानी कि तिब्बती आध्यात्मिक नेता है दलाई लामा, जिन्हें बुधवार को धर्मशाला में एक नए उनके निवास पर 64 साल के बाद पुरस्कार यानी फाउंडेशन से व्यक्तिगत रूप से सन 1959 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार यानी रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्रदान किया गया है। तिब्बती आध्यात्मिक नेता कार्यालय ने यह जानकारी दी है। दलाई लामा के कार्यालय ने बताया है कि 1959 में फिलीपीन ने रोमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन के महामहिमान को धर्म
के रक्षार्थ तिब्बती समुदाय के महान संघर्ष के उनके समुदाय के नेतृत्व के लिए दिया गया है। जो समुदाय के जीवन व संस्कृति के लिए प्रेरणा है को सम्मान देते हुए यह पुरस्कार दिया था। ओके, अब बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 9th क्वेश्चन है। हाल ही में साइकिलिंग महासंघ के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? हु हैज बीन इलेक्टेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द साइकिलिंग फेडरेशन रिसेंटली? तो गाइज यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी पंकज सिंह। इस इमेज में आप देख सकते हैं पंकज सिंह। अब पंकज सिंह के बारे में जानेंगे। ओके, नोएडा से भाजपा विधायक हैं, केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं, राजनाथ सिंह के पुत्र हैं पंकज सिंह, जिन्हें भारतीय साइकिलिंग महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। ओके, नैनीताल में वार्षिक आम सभा की बैठक के दौरान चुनाव हुआ, जो पंकज को निर्विरोध चुना गया है। ओके, इसी के लिए मानिंदर पाल सिंह को लगातार दूसरी बार महासचिव के रूप में चुना गया है। केरल के सुदेश कुमार को कोषाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात, केरल और तेलंगाना कार्यकारी परिषद के लिए 2-2 सदस्य भी चुने गए हैं। चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, झारखंड, बिहार, तमिलनाडु, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश और अंडमान निकोबार के कार्यकारी परिषद के लिए 1-1 सदस्य चुने गए हैं। तो मेन पॉइंट यहाँ पे ये है कि पंकज सिंह को भारतीय साइकिलिंग महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है, जो कि केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र हैं। ओके, इतनी बात याद रखिएगा। अब यहाँ जानने वाली इंपॉर्टेंट बात होती है आप लोगों के लिए कि भारतीय साइकिलिंग महासंघ यानी कि CFI के बारे में जान लीजिए। भारत में साइकिलिंग चलाने के लिए राष्ट्रीय शासी निकाय है, जो कि 1946 में स्थापित किया गया था। 1946 में यूनियन साइकिलिस्ट इंटरनेशनल यानी UCI द्वारा मान्यता प्राप्त है, जो कि साइकिल चलाने के लिए खेल के लिए विश्व शासी निकाय है। CFI की मुख्य जिम्मेदारियों में भारत के साइकिलिंग गतिविधियों को बढ़ावा देना है और विकसित करना है उसे और नियमित करना शामिल है। CFI सड़क दौरान ट्रैक साइकिलिंग, माउंटेन बाइकिंग और BMX कार्यक्रम सहित विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग कार्यक्रमों का आयोजन करता है। यह ओलंपिक, एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों, विश्व चैंपियनशिप जैसी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए भारतीय साइकिल चालकों के लिए चयन से प्रशिक्षण और सभी देखरेख के कार्य भी करती है। ओके, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 10th क्वेश्चन है आज के सेशन का, जैसे कि है हाल ही में किस संस्था ने सेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज पर एक रिपोर्ट जारी की है? रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज रक रिपोर्ट ऑन द टाइटल ऑफ सेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट। तो गाइस, आप सभी को पता है इतना पॉल्यूशन होने से क्लाइमेट पे कितना असर पड़ा है। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी कि WMO। ओके, अब बात करेंगे यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन की। तो क्या है, जिनेवा स्थित विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2022 जारी किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र का जल स्तर दुगनी रफ्तार से बढ़ रहा है, वहीं इससे पूरी दुनिया में भयानक बर्बादी हो सकती है। इस दौरान जलवायु में हुए बदलावों के कारण पूरी दुनिया में भयानक बाढ़, लू, सूखे के कारण अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। वहीं WFO की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 के दौरान औसत तापमान में 1.15 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि को दर्ज किया गया है। साल 2022 में लगातार छठा साल है ये जब पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। ओके, अब बात करेंगे यहाँ पे हम सभी अपने फेवरेट सेशन की, जो कि फर्स्ट वर्ड है आप सभी के सामने फेरल का मीनिंग होता है जंगली। फेरल का मीनिंग क्या होता है? जंगली। वहीं सेकंड वर्ड है आप सभी के सामने एक्सटोल्टेड। एक्सटोल्टेड का मतलब होता है गुणगान करना। ठीक है, गुणगान। एक्सटोल्टेड का मीनिंग क्या होगा? गुणगान। वहीं आप सभी के सामने थर्ड वर्ड है अब नेक्स्ट वर्ड आता है थर्ड, जो कि है फर्टिव। फर्टिव का मतलब होता है चुराया हुआ। फर्टिव का मीनिंग क्या होता है? चुराया हुआ। फर्टिव का मीनिंग क्या होगा भाई? चुराया हुआ। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है फोर, जो कि है इम्परेटिव नेम। इम्परेटिव नेम
जैसे कि ये वर्ड है इम्प्रटिनेट। इम्प्रटिनेट का मतलब होता है ढीठ, इम्प्रटिनेट का मीनिंग क्या होगा, ढीठ। ओके, एंड फिफ्थ वर्ड है आज का, एंड आज का जो लास्ट वर्ड है वो क्या है, इम्प्यूनेंट। इम्प्यूडेंट, इम्प्यूडेंट का मीनिंग होता है यहाँ पे बेशर्म। इम्प्यूडेंट का मीनिंग क्या होता है, बेशर्म। तो यहाँ पे हमारा सेशन कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। सो गाइज आप सभी मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर कर लीजिए अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल है और इंफॉर्मेटिव लगती है। सो गाइज प्लीज आप शेयर और लाइक करना ना भूलें। ओके गाइज, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर गाइज।